अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको लेक्चर नंबर 11 नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 10 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। चूँकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है इसीलिए, और वैसे भी हर लेक्चर में हम इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, सिलेबस नॉर्मल ही पढ़ते हैं ताकि आपको याद करने में भी साथ साथ आसानी हो। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे, और उसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो कि बोर्ड में आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो उसको कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा कल का, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, जो कि 90% चांस होता है कि इस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी और पेपर के लिहाज से भी, और आज का टॉपिक भी न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.3 आज हम कवर करेंगे। डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, तो सबसे पहले हमने बताना है कि मोमेंटम क्या है। पहले हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसी के रिलेटेड एक टर्म है इम्पल्स, उसको डिफ़ाइन करेंगे, और फिर हम बताएंगे न्यूटन सेकंड लॉ का और मोमेंटम का आपस में मैथमेटिकली क्या ताल्लुक है। ठीक है, और फिज़िकली। और मोमेंटम की डेफिनेशन देखें, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये मैस और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना। तो मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। और इसको अगर कॉन्सेप्ट से आप लोगों ने समझना है तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल यही है कि जितना किसी चीज़ का मैस होगा उतना ही उस जिस्म का मोमेंटम होगा, या जितनी किसी चीज़ की वेलोसिटी होगी, वो जितनी तेज़ रफ्तारी से मूव कर रहा है उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप रोड के ऊपर खड़े हों और आपकी तरफ दो चीज़ें आ रही हैं, एक है बड़ा ट्रक और एक है बाईसाइकिल, तो ये दोनों चीज़ें आपकी तरफ एक ही स्पीड से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप सबसे पहले किसको रोक सकते हैं, तो आप कहेंगे कि आप आसानी से बाइक साइकिल को या बाइक को रोक सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हैवी ट्रक। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा है और बाईसाइकिल का मैस कम है, तो इसी वजह से आप बाईसाइकिल को आसानी से रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो इसमें डिस्कस करनी है वो ये कि ट्रक जो है उसका मैस ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको ज़्यादा ज़ोर से हिट करेगा। और जो बाईसाइकिल है उसका मोमेंटम कम है क्योंकि उसका मैस कम है। अब अगर एक और मिसाल देखें, अब ये मिसाल कि अगर आपकी तरफ दो चीज़ें आ रही हों, एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही हो और एक चीज़ बहुत कम स्पीड से आ रही हो, और उन दोनों चीज़ों का मैस सेम है। ठीक है, उन दोनों की जो साइज़ है, मैस है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि एक बहुत तेज़ी से आ रहा है और एक बहुत स्लोली आ रहा है आपकी तरफ। तो आप किसको पहले रोक सकते हैं आसानी से? आप जो आपकी तरफ स्लोली आ रहा है, आहिस्ता से मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को आप आसानी से रोक सकते हैं। तो जिस चीज़ की जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही उसका मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है वो मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, P इज़ इक्वल टू एम वी, आप इसे लिख सकते हैं। और एक और इसकी डेफिनेशन बताई जाती है मोमेंटम की, जो बुक में आपके लिखा भी हुआ लफ्ज़। मोमेंटम को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा मोशन कर सकता है उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा, या वो कितना ही कम मोशन कर सकता है उतना ही कम उसका मोमेंटम होगा। मोशन की मिकदार, हरकत की मिकदार। ठीक है, ये आगे आपने इसका फार्मूला लिख दिया। फार्मूले में जो P है, P का मतलब मोमेंटम है, M का मतलब मैस है, और V का मतलब वेलोसिटी। आगे मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है क्योंकि इसके फार्मूले में एक वेक्टर आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, इस वजह से मोमेंटम भी होगा क्या, वेक्टर ही होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एज सेम जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आगे ऐसा यूनिट आपने लिख देना है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। तो ये कैसे आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड? देखें ये फार्मूला है ना, P इज़ इक्वल टू एम वी। तो P का हमने बनाना है यूनिट, मैस का यूनिट हमें पता है किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो ये बन गया मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये न्यूटन सेकंड के बराबर भी होता है। इसे आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे बना। ठीक है, फिलहाल आपने इसकी आगे एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही है। सपोज दैट अ बाईसाइकिल एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड, विच वन कैन बी स्टॉप्ड ईजीली, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को कितनी जल्दी आसानी से रोक सकते हैं। वो जिस जिस्म का मोमेंटम जितना कम होगा उसको हम आसानी से रोक सकते हैं, जैसे कि बाईसाइकिल। ठीक है, तो आगे इम्पल्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये अगली टर्म आ जाएगी इसके रिलेटेड। इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स F एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द इम्पल्स इज़ द टोटल चेंज इन मोमेंटम।
तो ये इम्पल्स वाला टॉपिक करने से पहले मैंने आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी है। एक ये कि चेंज का लफ्ज़ जब आएगा तब, और जब रेट का लफ्ज़ आएगा तब। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपने देखना है ना आपके पास चेंज का लफ्ज़ आया, तो चेंज का मतलब होता है आपने फ़ाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू में से माइनस कर देना है। ठीक है, फ़ाइनल वैल्यू को इनिशियल में से माइनस कर देना है, और इसका सिंबल होता है डेल्टा। ये छोटी सी ट्रायंगल होती है, इसको डेल्टा कहते हैं। ये चेंज का सिंबल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करें, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो फाइनल वैल्यू को इनिशियल में से माइनस कर देंगे, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि रेट का जब लफ्ज़ आएगा, जब भी रेट का लफ्ज़ आएगा तो आपने जो भी वैल्यू रेट से पहले लिखी हुई है उसको आपने टाइम से कर देना है डिवाइड। ठीक है, यानी अगर लिखा हुआ है ना रेट ऑफ वेलोसिटी, मिसाल के तौर पर रेट ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ वेलोसिटी का मतलब आपने वी को टी से कर देना है डिवाइड। अगर लिखा हुआ है रेट ऑफ मोमेंटम, तो आपने पी को टी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जिस चीज़ का भी रेट होगा उसको आपने टी से डिवाइड कर देना होता है, टाइम से डिवाइड कर देना होता है, जिसे हम उर्दू में शरह कहते हैं और इसको तब्दीली कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें डेरिवेशन में आगे इस्तेमाल होंगी। अब पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है कि जब एक बहुत बड़ी फोर्स आप पर एक्ट कर रही हो एक छोटे इंटरवल के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम लग रहा हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो कोई मोमेंटम तो होगा लाजमी तौर पर। ठीक है, तो वो जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम में जो टोटल चेंज है, वो चेंज क्या कहलाता है, वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, यानी अगर और ज़्यादा मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो स्टार्टिंग से तो उसने रेस्ट से ही चलना शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी जो कि ज़ीरो थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ चलता आ रहा है, उसकी स्पीड या बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, वो आपकी तरफ चलता आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी जब आपकी तरफ पहुंचेगा, आपको आके हिट करेगा, तो एंडिंग पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो फिर मोमेंटम में भी चेंज होगा। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज जो होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, इम्पल्स है। मोमेंटम का बेसिकली यही मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फोर्स आपको कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट से हिट कर सकती है। ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। आगे डेरिवेशन देखें इसकी इम्पल्स की। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी एक्सेलरेशन इज़ गिवन एज ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले, चैप्टर नंबर 2 में एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, जो कि डेफिनेशन भी एक्सेलरेशन की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, और चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा टी आ गया। ठीक है, यहाँ फिलहाल हम टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम की भी कोई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यूज़ हैं। यानी स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम 1 सेकंड हो, जब सारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, तो टाइम जो है वो हो सकता है 5 सेकंड या 10 सेकंड हो गया हो। तो टाइम भी फ़िलहाल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने टाइम इंटरवल के लिए हमेशा डेल्टा टी ही हम लेते हैं। ठीक है, आगे न्यूटन का सेकंड लॉ आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, एफ इज़ इक्वल टू एम में। ये दोनों इक्वेशंस की मदद से आपने एक नई चीज़ बनानी है। एक्सेलरेशन की जगह आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, बाकी एफ और एम ऐसे ही आगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये देख लें, इसमें हमने 1 इक्वेशन को पुट कर दिया। आगे क्या होगा, आगे आपने डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देना है। एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एम डेल्टा वी। तो ये वाली जो चीज़ बनी है एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ये क्या है, ये इम्पल्स है, कैपिटल आई से इसको शो करते हैं। और इम्पल्स भी वेक्टर ही होती है, क्योंकि इसके फार्मूले में वेक्टर आ रहा है, फोर्स वेक्टर है, तो इम्पल्स भी क्या होगी, वेक्टर ही होगी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है, जो लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इम्पल्स का ये फार्मूला एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, या इम्पल्स को हम एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम जिसे कहेंगे। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, तो चेंज इन मोमेंटम ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चेंज का मतलब तो डेल्टा होता है और मोमेंटम पी है, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम आ गया। आगे मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मोमेंटम का फार्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पी इज़ इक्वल टू एम वी। अगर मैंने मोमेंटम नहीं देखना, अगर मैंने देखना है चेंज इन मोमेंटम, तो मैं इसके साथ डेल्टा लगाऊंगा, तो आगे भी किसी क्वांटिटी के साथ डेल्टा आएगा ना, तो वो वी के साथ डेल्टा आएगा, क्योंकि मैथ तो कभी चेंज नहीं हो सकता, मैथ तो कॉन्स्टेंट ही रहता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं कर सकता मोशन के दौरान, जो उसके अंदर क्वान्टिटी ऑफ मैटर है वो उतनी रहेगी। वेलोसिटी वो चेंज कर सकता है, अपनी रफ्तार में तब्दीली कर सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम डेल्टा वी, बस वी के साथ डेल्टा लगा दिया, बाकी सेम फार्मूला। तो यहाँ पे एम डेल्टा वी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, जो कि बेसिकली इम्पल्स के इक्वल है।
अच्छा, अब आगे लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है जो कि बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है, वो अब बताएंगे हम। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये उन्होंने पूछा था। तो इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि जो मोमेंटम में चेंज होता है, मोमेंटम में तब्दीली की जो शरह होती है वो किसके बराबर होती है, वो फोर्स के बराबर होती है। ये फोर्स की एक नई डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही हम बना के देख लेते हैं ये क्या फार्मूला बन सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो डेल्टा पी है, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर देना है, और हम यहाँ पे डेल्टा टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू दी फोर्स, ये फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये देख लें, ये जो फार्मूला हमने बनाना है ये सेम वही फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा मैथमेटिकली भी। तो मैथमेटिकली आपने इक्वेशन नंबर 2 से देखना है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी है एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा टी को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है एम डेल्टा वी, ये अभी हमने शुरू में डिस्कस किया पिछले पेज पर कि ये तो चेंज इन मोमेंटम है, तो इसकी जगह आपने डेल्टा पी लिख देना है, ठीक है। तो एफ़ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल आ गया। तो बेसिकली यही हमने फार्मूला बताना था, और यही वो फार्मूला है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशनशिप बताता है मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया एंड। इसके बाद आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो गया था पिछले लेक्चर्स में। रोलिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अंदर इसकी फ्रिक्शन की टाइप है। तो पेज नंबर 68 के ऊपर बुक पे मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आपने बताना है। सबसे पहले तो फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो रगर की फोर्स होती है, ठीक है, जो ओपोजिंग फोर्स होती है, मुखालफत की फोर्स होती है। वैन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सर्फेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग के बारे में हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हुआ है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे होते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर, जिसे कह सकते हैं ना सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो फोर्स लग रही है उन दोनों पर, वो क्या होगी, फ्रिक्शन की फोर्स होगी, रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब हम ज़मीन पर चल रहे हों तो हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान जो रगर की फोर्स होती है, जो हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है, जो ना हो तो हम ज़मीन पर फिसल के गिर भी सकते हैं, तो ऐसी रगड़ की फोर्स क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। जो कि ओपोजिट होती है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसके ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, उसको क्या कहते हैं, वो फ्रिक्शन होगी। तो आगे एग्जांपल इसकी देखें रोलिंग फ्रिक्शन की। बॉल बेरिंग्स इन व्हील्स प्रोवाइड रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन व्हील्स मूव ऑन दी रोड। तो बॉल बेरिंग्स आप देख सकते हैं बुक पे, ये डायग्राम बनी हुई है, पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है साइड बॉक्स में, तो वहाँ आप देख सकते हैं क्या होते हैं ये, जिसे उर्दू में या पंजाबी में गरारी वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो वही होते हैं बॉल बेरिंग्स जो व्हील वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं गाड़ियों मोटरसाइकिलों के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो व्हील होते हैं वो आसानी से रोल कर सकते हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो आसान सा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ एक MCQ आपने देख लेना है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर दैन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होती है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।